गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं और सामूहिक सौदेबाजी से होने वाले लाभों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ। सामूहिक सौदेबाजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश श्रमिक आंदोलन के प्रमुख अध्येता और समर्थक सिडनी और वेब द्वारा सन 1891 में किया गया था। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के पश्चात से ही प्रारंभ हुआ। अब हम सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं को देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं। सामूहिक सौदेबाजी की निम्नलिखित विशेषता है जो उसकी प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। पहला है सतत प्रक्रिया। क्योंकि एक उद्योग में नवीन समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, अतः उनके समाधान के उपाय के रूप में सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। जूलियस, फिलिपो, योडर, बून और कुर्जेट आदि विद्वानों ने सामूहिक सौदेबाजी को सतत या गतिशील प्रक्रिया कहा है। दूसरा है एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक। सामूहिक सौदेबाजी की एक विशेषता यह भी है कि यह एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक लगाती है। सेवा नियोजक या श्रम संघ कोई भी पक्षकार अपने निर्णय को दूसरे पर नहीं डाल सकती। सेवा नियोजक स्वेच्छा से ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो श्रमिकों के हितों पर प्रभाव डालता हो। इसी प्रकार श्रमिक भी हड़ताल या अन्य प्रकार का आंदोलन शुरू करने से पूर्व नियोक्ता को सूचना देते हैं। फिलिपो ने ठीक ही लिखा है कि सामूहिक सौदेबाजी एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक लगाती है। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियों की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में अनेक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। फिलिपो के शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी सभा करने, मांग प्रस्तुत करने, विचार विमर्श करने, प्रति प्रस्ताव करने, मोलभाव करने, फुसलाने, धमकाने एवं संपूर्ण समुदाय की अन्य गतिविधियों की प्रक्रिया है। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी में विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित है। नेक्स्ट है बाह्य पक्षकार का हस्तक्षेप नहीं। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत एक उद्योग में उत्पन्न समस्याओं का समाधान सेवा नियोजक एवं श्रमिक ही विचार विमर्श द्वारा करते हैं। किसी बाहरी पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रजातंत्र एवं प्रशासन का स्वरूप। बीच के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक प्रजातंत्र एवं प्रशासन का स्वरूप है। सामूहिक सौदेबाजी को औद्योगिक प्रजातंत्र एवं प्रशासन का स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत सेवा नियोजक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करके हेतु एक स्थान पर आमने सामने बैठते हैं, प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, मोलभाव करते हैं और एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों को अपने विचार अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने और अपनी शर्त और बातें मनवाने हेतु दबाव डालने का हक होता है। नेक्स्ट है जटिल प्रक्रिया। किसी भी विषय पर दूसरे पक्षकार को संतुष्ट करना आसान नहीं होता। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं एवं तर्कों की सहायता से ही यह संभव है। इसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, अतः यह एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सेवा शर्तों एवं कार्य की दशाओं का निर्धारण। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत किए गए समझौते से ही श्रमिकों की सेवा शर्तें एवं कार्य की दशाओं का निर्धारण किया जाता है। ऐसा समझौता एक निश्चित अवधि में के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिकूल हितों में समन्वय। एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए सेवा नियोजक और श्रमिक एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। सामूहिक सौदेकारी इन परस्पर विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। हर्बिन्स ने ठीक लिखा है कि सामूहिक सौदेबाजी दो परस्पर प्रतिकूल हित रखने वाले पक्षकारों के बीच एक समन्वय की प्रक्रिया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी में दोनों पक्षकारों के मध्य विचारों का समन्वय होकर एक मिला जुला निष्कर्ष प्राप्त होता है। नेक्स्ट है श्रम संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक विधि। सामूहिक सौदेबाजी उन कई विधियों में से एक है जिसे अपनाकर श्रम संघ
अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इस संबंध में वेब्स के विचार उल्लेखनीय है। सामूहिक सौदेबाजी उन विभिन्न विधियों में से एक है जिसके द्वारा श्रम संघ अपने सदस्यों की दशाओं को बनाए रखने एवं सुधार करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है अन्य। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को लेते हैं। पहला है सामूहिक सौदेबाजी एक सामूहिक कार्रवाई है। सामूहिक सौदेबाजी दो पक्षकारों के मध्य विवादों को सुलझाने की एक विधि है। ये सामूहिक समानता व व्यक्तिगत सौदेबाजी का विकल्प है। सामूहिक सौदेबाजी नियम बनाने की प्रक्रिया है। ये अंतर अनुशासन या स्वशासन का एक सुंदर रूप है जो औद्योगिक संस्थाओं में पाया जाता है। ये एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है जिसे कोई भी पक्ष अधिक कठोर रूप में नहीं अपना सकता। अब हम सामूहिक सौदेबाजी के स्वरूप को देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के प्राय निम्नलिखित 3 स्वरूप होते हैं। पहला है एक संयंत्र सौदेबाजी। जब सौदेबाजी एक संघ और एक सेवा नियोजक के मध्य होती है तो इसे एक संयंत्र सौदेबाजी कहते हैं। इसका प्रचलन अमेरिका और भारत में है। दूसरा है बहुसंयंत्र सौदेबाजी। जब सौदेबाजी एक इकाई जिसमें कई संयंत्र हो सकते हैं के मध्य और उन सभी संयंत्रों में नियोजित श्रमिकों एवं श्रमिक संघों के मध्य होती है तो इसे बहुसंयंत्र सौदेबाजी कहते हैं। नेक्स्ट है बहुसेवा योजक सौदेबाजी। जब एक ही उद्योग के समस्त संघों की उनकी विभिन्न फेडरेशन के मध्य से सेवा योजकों एवं उनके फेडरेशन से सौदेबाजी होती है तो इसे बहुसेवा योजक सौदेबाजी कहते हैं। ये स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर संभव है। सूती वस्त्र उद्योग में इसी प्रकार की सौदेबाजी देखी जाती है। अब हम सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यक शर्तों को देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यक शर्तें। औद्योगिक विवादों को निपटाने तथा श्रम के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक सौदेबाजी एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। पहला है सेवा योजक एवं कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सद्भावना होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों में लो और दो गिव एंड टेक के सिद्धांत को अपनाने की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक सौदेबाजी के विषय स्पष्ट व व्यवहारिक होने चाहिए। ईमानदार, योग्य और उत्तरदायी नेतृत्व का विकास होना चाहिए। सहयोगियों को सामूहिक सौदेबाजी के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर बने नियमों का पालन करना चाहिए। दोनों पक्षों को यह अनुभव करना चाहिए कि सामूहिक सौदेबाजी एक प्रकार से मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, अतः इसकी सफलता काफी सीमा तक इस बात पर आधारित है कि इसके द्वारा श्रम की उत्पादकता का मूल्य अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की बराबरी में आ सके। अब हम सामूहिक सौदेबाजी के लाभ को देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के लाभ। सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक संघों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा वे श्रमिक श्रम का मूल्य और कार्य शर्तें उद्योगपतियों के साथ निर्धारित करते हैं। प्रबंधक मजदूरों से मनमानी शर्तें न मनवा सके, वह उनका शोषण न कर सके, वह श्रमिकों को भी प्रत्येक बात के लिए हड़ताल का आश्रय न लेना पड़े। इसके लिए सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली का जन्म हुआ। प्रोफेसर A.B. रमन राव के शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी सेवा योजकों और श्रमिकों दोनों से ही सुलह और समन्वय के लिए इच्छुक होने और जनहितों को मान्यता देने के लिए तत्पर रहने की मांग करती है। संक्षेप में सामूहिक सौदेबाजी के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है औद्योगिक शांति। सामूहिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें श्रम और पूंजी दोनों काफी समीप आ जाते हैं और उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ जाती है। फलतः औद्योगिक विवादों की संख्या घट जाती है। औद्योगिक संघर्ष, हड़तालें व तालाबंदी के अभाव में शांति का वातावरण बढ़ जाता है। इससे समस्त राष्ट्र लाभान्वित होता है क्योंकि उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रबंधक की मनमानी का अंत। रेनॉल्ड्स का मत है कि सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि निरीक्षक एक निरंकुश शासक न रहकर वैधानिक सम्राट रह जाता है, जिसको समझौते की शर्तों को मानना पड़ता है और जिसके फैसले के विरुद्ध आगे अपील हो सकती है। सामूहिक सौदेबाजी के अभाव में सभी कार्य प्रबंधकों की मर्जी से होते हैं, परंतु सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंध के बाद उनको
अनुबंध की शर्तों का पालन करना होता है तथा किसी भी नीति के निर्धारण से पूर्व उन्हें यह भी विचार करना पड़ता है कि श्रमिक संघ को वह मान्य होगा अथवा नहीं। नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग का बढ़ता महत्व। सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिक के सामाजिक स्तर में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप श्रमिक का उद्योग में महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होना। सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक श्रम अधिक लाभदायक हो जाता है, अतः उद्योग में कार्य करने के लिए कृषक मजदूर तत्पर रहते हैं। परिणामतः कृषि से जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक शोध को प्रोत्साहन। चूंकि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत सेवा योजकों का व्यय बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें उत्पादन की विधियों में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शोध में सहायक होती है। नेक्स्ट बिंदु है आदेशों का स्वागत। सामूहिक सौदेबाजी के परिणाम स्वरूप एक तो प्रबंधकों द्वारा श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता मिलती है और दूसरे प्रबंधकों के आदेश आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। इससे प्रभावी प्रेरणा मिलती है। एच.एस. सिलिस्टर के शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी एक साधन है जिसका उपयोग अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकते हैं। इसके परिणाम इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि सौदे कितने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से किए गए हैं। इस प्रकार आज हमने सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं, स्वरूप, आवश्यक शर्तें व सामूहिक सौदेबाजी से होने वाले लाभों का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा आदि के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।